जो हमारा टॉपिक है वो है सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बेस्ड सीमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, कौन सा सीमेंट किस वक्त बेहतर तरीके से यूज़ हो सकता है, हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर उसके अलावा हमें बताना चाहिए कि सीमेंट का कॉम्पोजिशन क्या है। अगर कोई भी मटीरियल डेंटल मटीरियल हम यूज़ कर रहे हैं और अगर हमें उसका कॉम्पोजिशन नहीं पता तो हम उसकी मैनिपुलेशन बेटर नहीं कर सकते। हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उसका सेटिंग टाइम कितना है, वो कब सेट होगा, वो किस चीज़ से जो है, या अगर वो सलाइवा से जो है निकल सकता है, या सलाइवा से उसकी मैनिपुलेशन तो हो सकती है, या कुछ इस तरह के वेरिएबल्स हैं जो हमारी डेंटल मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैकेब में देखें तो मेरे पास थोड़ा पुराना एडिशन है, तो इसमें चैप्टर 28 है, चैप्टर नंबर 28 एंड इट इज़ फ्रॉम मैकेब। डेंटल मटीरियल की बेस्ट बुक है मैकेब। कंसाइज है, छोटी है, पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी और इंडियन कि आप ये वाली बुक फॉलो करें, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है मैकेब। अच्छा, सीमेंट बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड जो है, हमारे पास 3 तरह के सीमेंट्स हैं जिसमें फॉस्फोरिक एसिड की इनकॉर्पोरेशन है। एक तो जिंक फॉस्फेट हो जाएगा, जिंक फॉस्फेट, then there is silico phosphate, and the third one is copper phosphate cements. copper phosphate, ये तीनों सीमेंट्स हैं जिनमें फॉस्फोरिक एसिड की इनकॉर्पोरेशन है। अब और भी मटेरियल्स हो गए हैं, लेकिन जो हमारी बुक में मेंशन है वो ये 3 हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जिंक फॉस्फेट सीमेंट। अच्छा, पहला जो सीमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम जिंक फॉस्फेट सीमेंट डिस्कस कर रहे हैं। जो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे जिंक फॉस्फेट सीमेंट के बारे में वो है इसकी कॉम्पोजिशन। ये हमारे पास 2 फॉर्म्स में आएगी, बेसिकली 2 फॉर्म्स में आता है हमारे पास, पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म, प्री इनकैप्सुलेटेड फॉर्म। जो पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म है, जो हमारी प्री इनकैप्सुलेटेड की 2 एडवांटेजेस हैं मेजर। एक तो हमारा इसमें जो है ड्यूअल बेनिफिट है, यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर होगी। क्यों बेहतर होगी? क्योंकि पाउडर एंड लिक्विड का रेशो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका रेशो मिक्सअप नहीं होगा, कांस्टेंट रेशो मिलेगा जो हमें पहले से कंपनी मिक्स करके दे रही होगी, हमें सिर्फ उसको प्लेस करना है, ठीक है, प्री इनकैप्सुलेटेड को। दूसरी इसकी एडवांटेज क्या है? वर्किंग टाइम बढ़ जाता है। जब वर्किंग टाइम बढ़ जाएगा तो जितनी देर में हम काम आराम से कर सकते हैं। बाद दफ़ा ये होता है हम पाउडर एंड लिक्विड रेशो में हमारा वर्किंग टाइम कम होता है, हमें जल्दी जल्दी प्लेस करना होता है, हम प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं कर पाते, मिस्टेक्स का ज़्यादा चांस होता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो रिएक्टिव कंपोनेंट इसमें क्या होगा? इसका जो रिएक्टिव कंपोनेंट होगा वो ऑब्वियसली जिंक ऑक्साइड होगा। जिंक ऑक्साइड के साथ इसका जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है वो जिंक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड के साथ हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। लिक्विड कंपोनेंट ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे फॉस्फेट सीमेंट है, तो फॉस्फोरिक एसिड होगा लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है अब एसिड है, एसिड और बेस को मिलाकर हम क्या करेंगे? बफरिंग करेंगे, ताकि एसिड की जो पीएच है वो कम हो जाए और वो हमारे टूथ को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सट्रीम एसिड है तो वो इरोजन वगैरह करवा सकता है। तो इस चीज़ से करने के लिए हम इसमें जिंक ऑक्साइड डालते हैं। पाउडर एंड लिक्विड मिलाकर जो क्या होता है? बफरिंग होती है और फॉस्फोरिक एसिड की जो होती है वो कंसंट्रेशन जो होती है एसिड की वो कम हो जाती है। अच्छा, सेटिंग रिएक्शन होता है इसमें। सेटिंग रिएक्शन बाज़ दफ़ा बीसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो वो बताना चाहिए सेटिंग रिएक्शन होता क्या है। जब हम पाउडर एंड लिक्विड को मिक्स करते हैं तो एक रिएक्शन होता है, जाहिर सी बात है जब आप एसिड एंड बेस को मिक्स कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है, उससे क्या होता है कि इनसॉल्युबल जिंक फॉस्फेट बनता है, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर की तरफ जिंक ऑक्साइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और जो कोर होता है, यानी कि हमने ये हमारी ग्लास लैब है, ठीक है, एंड इस पर ये हमारा पाउडर है, ठीक है, और ये हमारा लिक्विड है। जब हमने इसको मिक्स किया तो ये हमारा कोर हो गया, ठीक है, कोर अनमिनरलाइज है, और ऊपर जो है जो हमारे जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल्स थे इन्होंने एसिड के साथ रिएक्ट किया और ये क्या हो गए? ये हमारे इनसॉल्युबल जिंक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? रिएक्शन जो होता है ये कैसा होगा? रैपिड रिएक्शन है, रैपिड है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। टाइम नहीं लगता है की वजह से कि कोर अनबाउंड रह जाता है, रैपिडनेस की वजह से, और जो बाउंड्रीज होती हैं वो जल्दी जो है वो हो जाती हैं, बफर हो जाती हैं और क्रिस्टल्स बना लेती हैं, रैपिड है। दूसरा रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, यानी कि ये हीट इमिट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स। मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स क्या हैं? जो हम सीमेंट को जो भी यूज़ कर रहे होंगे उस वक्त हम क्या चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। पाउडर एंड लिक्विड रेशो जो होता है ना, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो हमारा यूज़ है ना हम उसके हिसाब से रखते हैं पाउडर एंड लिक्विड रेशो। मेजर जो ये जिंक फॉस्फेट सीमेंट है वो 2 चीज़ों में यूज़ हो रहा है, कैविटी लाइनिंग में भी यूज़ हो रहा है और ल्यूटिंग में भी यूज़ हो रहा है। लाइनिंग किस वक्त करेंगे हम? जब हमें किसी को कैविटी को प्रोटेक्ट करना होगा या हमें किसी और कोई और सीमेंट लगाना है तो हम लाइनिंग मटीरियल यूज़ करेंगे। ल्यूटिंग किस वक्त करनी होगी? जब हमें किसी प्रोसेस को टूथ के साथ अटैच करना होगा। तो जो कैविटी लाइनिंग होगी ना, लाइनिंग वाली जो कंसिस्टेंसी होगी उसको पट्टी लाइक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, PUTTY पट्टी, ठीक है, पट्टी लाइक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और इसका पाउडर एंड लिक्विड रेशो कितना होना चाहिए? 3.5/1, यानी कि पाउडर 3.5 है और 1 जो है लिक्विड है। मिक्स करने का क्या तरीका है कि हम पाउडर और लिक्विड में थोड़ा थोड़ा पाउडर करके मिक्स करेंगे। अगर एक साथ मिक्स कर देंगे तो वही वाला हाल होगा कि
कॉर्नर जो है क्रिस्टलाइज होकर जिंक फॉस्फेट बना लेंगे और इनर कोर जो होगा वो अनमिनरलाइज रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। ल्यूटिंग जो होगी, ल्यूटिंग में हमारा जो है फ्लूइड टाइप होना चाहिए, ताकि जो है वो दोनों सर्फेसेस को आराम से अटैच कर सके। और इसका जो पाउडर लिक्विड रेशो होता है वो बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन इसका इससे कम होगा। ये जो रेशो है इससे अच्छा खासा कम होगा। जब फ्लूइडी कंसिस्टेंसी होगी तो ऑब्वियसली उसका वाटर रेशो ज़्यादा होगा, पाउडर थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अच्छा, जितना ज़्यादा, एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो जितना ज़्यादा पाउडर लिक्विड रेशो कम है उतना ज़्यादा वीक होगा सीमेंट। ठीक है, उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल होगा और उतना ही ज़्यादा इरिटेट करेगा वो हमारी जो है जिंजवा को। ठीक है, या हमारे टूथ को। तो जो है पाउडर जो है मैंने बता दिया कि थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट्स में लगाना चाहिए। इंक्रीमेंट्स में क्यों लगाते हैं तो मैंने ये बता दिया कि वो फ़ौरन से जिंक फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, हमारा जो है वर्किंग टाइम बढ़ जाएगा और सेट जल्दी नहीं होगा, जिससे हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, मैंने स्टार्ट में बात की थी कि जो हम मिक्सिंग करते हैं वो हमें ग्लास स्लैब पे करनी चाहिए। ठीक है, ग्लास स्लैब ठंडी होती है तो जो है हमारा जो सेट होने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर एक्सेस वाटर आ गई तो वो जिंक फॉस्फेट की जो सेटिंग प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्टर्ब कर सकती है और हमारा पूरा ये जो हमें कैविटी लाइनिंग कर रहे हैं, ल्यूटिंग कर रहे हैं, ये बेकार जा सकती है। ठीक है, इससे इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं कि हम प्री इनकैप्सुलेटेड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो है प्री इनकैप्सुलेटेड मटेरियल कुछ सिरिंज में आते हैं, बस हम सिरिंज से जो वो डायरेक्ट फ्लो करवा देते हैं और जो है मैकेनिकल मिक्सिंग करते हैं लेस देन 5 to 10 सेकंड। पाँच दफ़ा हमें मिक्सिंग भी करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट जो है सिरिंज से टूथ पर फ्लो करवा देते हैं। अच्छा, दूसरी बात है जो हैंड मिक्स मटेरियल है, हमें उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्रिस्टलाइजेशन ना हो। अगर क्रिस्टलाइजेशन हुई तो इट विल रियली मेक अस वरिड। जो हैंड मिक्स मटेरियल है, यानी कि जो हमारा पाउडर एंड लिक्विड आता है, हमें उसमें मिक्सिंग में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्रिस्टलाइजेशन ना हो बॉटल के कैप पर। क्रिस्टलाइजेशन बॉटल के कैप पर कैसे होगी? क्रिस्टलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन कैसे हो सकती है कि हमने पाउडर और लिक्विड निकालने के लिए जो है पाउडर का कैप खोला और जो है पाउडर नहीं, लिक्विड का कैप खोला हमने और कैप को टाइट बंद नहीं किया या खुला छोड़ दिया। उससे क्या होगा कि लिक्विड को चांस मिल गया कि वो एयर से जो है वो कर सके, कॉन्टैक्ट कर सके। इस वक्त क्या होगा, या तो वाटर जो है वाटर लॉस होगा या फिर गेन होगा। वाटर लॉस या गेन दोनों सूटों में हमारा जो लिक्विड है वो ख़राब हो जाएगा। वाटर कंटेंट ऑफ द लिक्विड में ऑल्ट्रेशन आ जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये ज़्यादातर किस में होता है? हॉट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अच्छा, और उससे क्या होगा, हमें हमारी जो ग्लास बॉटल होगी ना, बॉटल के जो कैप का ये ढक्कन होता है, ये जैसे बॉटल है और ये ढक्कन है, इस पर हमें क्रिस्टल्स बने हुए मिल जाएंगे। इफ़ यू सी क्रिस्टल्स ऑन योर ग्लास बॉटल, इसका मतलब है कि आपका लिक्विड जो है ख़राब हो गया है, इसको थ्रो कर दें, ये अब नहीं यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा, जब ये वाला सीमेंट हम ल्यूटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट करें ये हमारा टूथ है। ठीक है, और ये हमारी प्रोस्थेसिस है। ठीक है, अगर हमें जो है ल्यूटिंग करनी है, यानी कि प्रोस्थेसिस को टूथ से अटैच करना है, तो बेहतर ये होगा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये प्रोस्थेसिस ज़रूरी नहीं है, ये प्रोस्थेसिस है, तो हम क्या करें कि प्रोस्थेसिस पर जो है हम ये जिंक फॉस्फेट सीमेंट को लगाते हैं बजाय इसके कि हम टूथ पर लगाएं। क्यों? क्योंकि प्रोस्थेसिस का टेम्परेचर जो है टूथ टेम्परेचर से कम होगा। माउथ का टेम्परेचर जो होता है वो 37 होता है, तो हमें सेटिंग में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। अच्छा, जब ये हम इसको टूथ प्रेपरेशन पे लगाएंगे इस सीमेंट को, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी उस पर सीड करने से पहले। अच्छा, अगर हम बहुत ज़्यादा देर छोड़ दें तो क्या डिसएडवांटेज हो सकती है, ये सीमेंट कम्प्लीटली सेट हो सकता है और हमें फिर दोबारा से पूरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ज़्यादातर जो काश या पोर्सलिन रेस्टोरेशन होती हैं उनमें रीजनेबल स्पेस होती है ल्यूटिंग के लिए। तो ये रीजनेबल स्पेस कितनी होती है सीमेंट ल्यूटिंग के लिए? 30 to 40 माइक्रोमीटर स्पेस मौजूद होती है ज़्यादातर प्रिपरेशंस में। अच्छा, ये स्पेस कैसे क्रिएट होती है? ये हम वर्किंग डाई विद अ वार्निश या डाई स्पेसर यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि ल्यूटिंग के लिए हमारे पास जगह मौजूद रहती है। ठीक है, अच्छा, उससे जब इस जगह ऑलरेडी बनी हुई होती है तो हम सिंगल कोट लगाते हैं तो परफेक्शन आ जाती है। ठीक है, बाज़ दफ़ा हमें मल्टीपल कोट्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा, स्पेस डिज़ायर्ड स्पेसिंग को प्रॉपर करने के लिए हमें अपनी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं कोट्स। एक कोट लगाया वो सेट हो गया, फिर हमने दूसरा लगाया, फिर उसको अटैच किया बाद में। ठीक है, अच्छा, प्लैटिनम फॉइल जो होता है वो भी यही सेम पर्पस अचीव करता है फॉर पोर्सलिन जैकेट क्राउन। पोर्सलिन जैकेट क्राउन एक सेपरेट टॉपिक, वो जब हम पोर्सलिन वाला टॉपिक करेंगे तो तब हम उसको कवर करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने हमारे मिकीब में एक चार्ट है, वो है कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या होता है? पाउडर और लिक्विड की क्या क्या कंसंट्रेशन यूज़ होनी चाहिए, कौन सा पाउडर यूज़ होता है, कौन सा लिक्विड यूज़ होता है। मैंने बताया था कि हमारे पास जिंक ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे पाउडर है और लिक्विड जो है हमारा वो है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड के साथ मैंने दूसरी बात ये बताई थी कि दूसरे मेटालिक ऑक्साइड भी हैं। जिंक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो 90% होती है। ठीक है, 90% जिंक ऑक्साइड होता है और अदर जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनकी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 10% होती है। अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन यहाँ जिंक फॉस्फेट सीमेंट में यूज़ हो रही है वो 50 to 60% फॉस्फोरिक एसिड यूज़ होता है। उसके साथ हमारे पास लिक्विड में माइन्यूट क्वांटिटी में जो बफर्स मौजूद होते हैं वो तो है एल्यूमिनियम फॉस्फेट और जिंक फॉस्फेट। बफर की कंसंट्रेशन क्या होगी? बफर इज 10%। ये ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसमें चीज़ों की कंसंट्रेशन क्या है, ताकि हम बेहतर तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकें। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जिंक फॉस्फेट की प्रॉपर्टी है वो है इसका सफिशिएंट वर्किंग टाइम। अगर इसका सफिशिएंट वर्किंग टाइम ना हो तो फ़ायदा इसका
इस सफिशिएंट वर्किंग टाइम की वजह से हम इसे लाइनिंग और ल्यूटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वर्किंग टाइम की, लेकिन एक ऑब्वियसली हमें एक स्टैंडर्ड होता है कि एक मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। मिनिमम 2.5 मिनट्स है इसका फॉर ल्यूटिंग, ठीक है। ल्यूटिंग के लिए इसका 2.5 मिनट्स वर्किंग टाइम है और लाइनिंग के लिए कितना होगा 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट्स लाइनिंग के लिए, 2.5 मिनट ल्यूटिंग के लिए। इसका जो सफिशिएंट वर्किंग टाइम है वो कितना होना चाहिए 2.5 मिनट फॉर ल्यूटिंग एंड 2 मिनट्स फॉर लाइनिंग। अच्छा, पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो लो पाउडर एंड लिक्विड रेशो हम यूज़ करते हैं ल्यूटिंग में, तो वो आराम से फ्लूइड होता है कि उसका वर्किंग टाइम जो है ज़्यादा आसानी से हम वर्क कर सकते हैं उसमें, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ल्यूटिंग मटेरियल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो ये है कि फिल्म थिकनेस। मैंने क्या बात की थी कि हम लेयरिंग भी कर सकते हैं, हमें फिल्म थिकनेस इसकी चाहिए। फिल्म थिकनेस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये सिर्फ हम पाउडर एंड लिक्विड रेशो से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ये पार्टिकल साइज पे भी देखते हैं। इसके पार्टिकल साइज पे, जिंक ऑक्साइड के पार्टिकल साइज पे। जिंक ऑक्साइड के दो तरह के पार्टिकल आते हैं, वो लार्ज ग्रेन पाउडर होता है और एक फाइन ग्रेन पाउडर होता है। तो ऑब्वियसली हम फाइन ग्रेन पाउडर प्रेफर करते हैं ल्यूटिंग के लिए, क्योंकि जो है उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा बेहतर आती है, ठीक है। एडिक्वेट वर्किंग टाइम हम कैसे मैन्युफैक्चर कैसे अचीव करते हैं, एसिड में बफर डाल देते हैं, तो उससे एडिक्वेट वर्किंग टाइम हमें मिल जाता है। दूसरी चीज़, जब हम कैविटी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें कन्वर्जेंस एंगल जो होता है ऑफ एक्सियल वॉल जो होती है हमारे खुद की, उसका कन्वर्जेंस एंगल जो है वो बहुत देख के करना पड़ता है। अगर कन्वर्जेंस एंगल नहीं होगा सही तो जो है हमारा सीमेंट सीट नहीं करेगा, और ऑब्वियसली सीमेंट सीट नहीं करेगा तो फिर बाहर आ जाएगी और पेशेंट जो है हमसे गुस्सा होगा या नाराज़ होगा और पेशेंट फेलियर की तरफ जाएगा, ठीक है, ट्रीटमेंट फेलियर की तरफ जाएगा। कन्वर्जेंस एंगल आइडियली जो होता है वो 10 डिग्री होता है, 5 डिग्री ऑन ईच साइड। कन्वर्जेंस एंगल 10 डिग्री 5 ऑन ईच साइड, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड सेटिंग टाइम है, इनिशियल हार्डनिंग जो होती है हमारी जिंक फॉस्फेट की, इनिशियल हार्डनिंग होने लगती है। इनिशियल हार्डनिंग कितने उस पर 4 to 7 मिनट्स पे हमारी इनिशियल हार्डनिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा मैक्सिमम और मिनिमम कुछ ना कुछ टाइम होता है। अच्छा, लाइनिंग और ल्यूटिंग मटेरियल के लिए जो हमारा सेटिंग टाइम होगा, लाइनिंग मटेरियल के लिए हमारा 6 मिनट होगा और ल्यूटिंग क्योंकि वो फ्लोएबल है तो उसके लिए हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि 8 मिनट होगा। उसके अलावा जो हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट बहुत प्रॉपर्टी है वो है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, जब हमारी ऑक्लूजल फोर्सेज लगेंगी, ठीक है, ऑब्वियसली कंप्रेस होगी, हमारी जो फिलिंग होगी वो कंप्रेस होगी। अब उसको विदस्टैंड करने के लिए उन फोर्सेज को कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 80 MPa होती है फॉर ल्यूटिंग और 140 MPa है फॉर लाइनिंग, यानी कि लाइनिंग की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा फोर्सेज बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, जैसे 24 घंटे में ज़्यादा हम फिलिंग की वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे देते हैं, 24 आवर्स में इसकी कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, तो 24 आवर्स में इसकी स्ट्रेंथ जो होती है 24 आवर्स में इसकी स्ट्रेंथ जाती है हमारी 70 MPa पर। जब 70 MPa पर स्ट्रेंथ जा रही है तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। अच्छा, हम जो लाइनिंग मटेरियल यूज़ करते हैं अमलगम के लिए ज़्यादातर, क्यों लाइनिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, ताकि अमलगम जो है इरिटेट ना करे हमारा अंडरलाइन स्ट्रक्चर को, ठीक है, यानी कि पल्प नीचे होता है तो पल्प को इरिटेट ना करे या डेंटिन सेंसिटिविटी ना करवाए, इसलिए हम लाइनिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। तो जो अमलगम के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे ये सेट होना शुरू हो जाता है 3 to 6 मिनट में। वो 3 to 6 मिनट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमने अमलगम प्लेस की हुई होती है और हम उस वक्त अमलगम को कंडेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो अच्छी तरह कैविटी में पैक हो जाए और वो ना निकले। उसके अलावा अगर हम 5 मिनट बाद भी इसकी स्ट्रेंथ देखें ना, तो इसकी 5 मिनट बाद भी स्ट्रेंथ 30 MPa होती है, ठीक है। फ्रैक्चर जो है इस जिंक फॉस्फेट का अनलाइकली होता है, क्योंकि जो है करेक्ट टेक्निक अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी फिलिंग का फ्रैक्चर नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ आपने देखा कितनी ज़्यादा है, जब 5 मिनट पे 30 MPa है, 24 आवर्स पे 70 MPa है और ओवरऑल स्ट्रेंथ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो फ्रैक्चर बहुत कम होता है, ठीक है। सफिशिएंट डिग्री ऑफ सेट जो होता है इसका 5 मिनट्स पे हो जाता है, इतना हो जाता है कि ये जो है फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जिंक फॉस्फेट अडहेयर नहीं होता टुस से या रिस्टोरेटिव मटेरियल से, इसलिए जब हम कैविटी प्रिपरेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि अंडरकट्स हो। अंडरकट्स देने से क्या फ़ायदा होगा, ये जो हमारा फॉस्फेट सीमेंट होते हैं ये हमारे अंडरकट्स के साथ अडहेयर करते हैं, जितने अच्छे हमने अंडरकट्स दिए हुए होंगे उतना ज़्यादा इसकी अडहेरेंस होगी, ठीक है। फॉस्फेट सीमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इनमें फ्रैक्चर का चांस बहुत कम है। जितना ज़्यादा हमने जैसे हाई पाउडर और लिक्विड रेशो होता है ये हम ल्यूटिंग सीमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमें फ्लो चाहिए और उसका जब फिल्म थिकनेस जो होगी वो फिल्म थिकनेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो होती है स्मॉल जो होती है इस बहुत ही मिनिमम जो है इसकी सॉलिबिलिटी है वाटर के साथ, इसीलिए ये कामयाब है। अच्छा, इसकी दूसरी कुछ चीज़ें हैं जो हम सॉलिबिलिटी टेस्ट करते हैं, बुक में मेंशन है, इफ़ यू वांट टू रीड गो अहेड, बुक में से पढ़ लें, मैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे चीज़ अब डिस्कस करनी है वो ये है कि इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। अच्छा, इसकी जो मेजर डिसएडवांटेज है इसकी वो ये है कि ये इरिटेट करता है पल्प को, इरिटेंट टू द पल्प। क्यों इरिटेट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एसिड है, ठीक है, एसिड है। इसकी जो pH होती है जब हम इसको प्लेस करते हैं एप्लीकेशन पे तो इसकी pH 2 to 4 होती है, विच इज़ रियली हाई, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। उसकी वजह से ये इरिटेट कर सकता है, पेशेंट को सेंसिटिविटी की कंप्लेन हो सकती है आगे जाकर। और इसकी इरिटेशन की जो वो फैक्टर होता है, इरिटेशन इसकी डिपेंड करती है कि कैविटी कितनी ज़्यादा डीप है। जितना ज़्यादा कैविटी पल्प के करीब है, हमने जितना ज़्यादा डीप कैविटी बनाई है उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि जिंक फॉस्फेट इरिटेट करेगा। या अगर डेंटिन की थिकनेस कम है, अगर डेंटिन बहुत
थिन है तब भी ये आसानी से इरिटेट कर सकता है। इन दो सूरतों में अगर हमें जिंक फॉस्फेट देना ही देना है, हमारे पास कोई मटेरियल और नहीं है या कोई और चॉइस नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी लाइनिंग मटेरियल है, एक मटेरियल आता है सब लाइनर। सब लाइनर क्या करेगा, इसकी जो इरिटेंट प्रॉपर्टी होगी उसको मास्क कर लेगा, यानी कि इसकी जो है इरिटेशन को कम कर देगा। सब लाइनर के तौर पर हम क्या यूज़ करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल से। ज़्यादातर लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं क्योंकि बाद लोग यूजेनॉल से एलर्जिक होते हैं, तो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल भी इतना कामयाब नहीं है जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कामयाब है। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या है कि इसमें फ्लोराइड सॉल्ट होता है कि मिनिमम पार्टिकल्स होते हैं फ्लोराइड सॉल्ट, लेकिन फ्लोराइड सॉल्ट इतना कम होता है कि जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनमें फ्लोराइड सॉल्ट ज़्यादा है इससे, तो ये इसकी इतनी सिग्निफिकेंट एडवांटेज है नहीं। कौन से मटेरियल हैं जिनमें फ्लोराइड ज़्यादा है, सिलिकेट और जीआईसी मटेरियल जो होते हैं उसमें जो है फ्लोराइड सॉल्ट ज़्यादा होता है। दूसरी इसकी जो एडवांटेज है कि इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है, जब हम इसको मेटालिक रेस्टोरेशन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, जब हमें क्राउन लगाना है ऊपर, ठीक है, और मेटालिक क्राउन लगाना है तो वो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो अच्छी है, 1.17 थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो और डेंटीन की कितनी होती है थर्मल कंडक्टिविटी, 0.63, तो इसकी ज़्यादा है इससे। ठीक है, एंड 23 जो होती है वो एमलगम की थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो ये इसकी एक एडवांटेज है कि इसकी एडिक्वेट थर्मल कंडक्टिविटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सेट मटेरियल होता है वो ओपेक होता है। ओपेक किस वजह से होता है, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि हाई कंसंट्रेशन के अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इसके कोर में पड़े होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये अनेस्थेटिक थोड़ी सी अपील दे सकता है। और जो इसकी क्राउन मार्जिन होती हैं उनको जिंजिवल क्रेविस पे रखना चाहिए। अगर क्राउन मार्जिन जो है जिंजिवल क्रेविस पे है और ये दिख रहा है, यानी कि ल्यूटेन सीमेंट के तौर पे ये दिख रहा है, तो ये एनास्थेटिक लगेगा, तो हम ऑल्टरनेट सीमेंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जिंक फॉस्फेट सीमेंट की जो मेजर एप्लीकेशन है वो एज लाइनिंग और एज ल्यूटिंग है। लाइनिंग हम अमलगम के अंडर यूज़ करेंगे और यही दो इसके यूजेस हैं। ये आज का टॉपिक ये खत्म। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट डाउन इन द बॉक्स।